हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो पहले हमें फ्रेडरिक सोरियो के बारे में जानना है, जो कि एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे। वो 4 पेंटिंग बनाए थे और उस पेंटिंग में वो विजुअलाइज किए थे कि दुनिया को कैसा होना चाहिए। दुनिया को उनके मुताबिक डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक होना चाहिए। पहला पेंटिंग में वो पीपल को दिखाए थे ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, मेन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेस एंड सोशल क्लासेस, जो कि एक लॉन्ग ट्रेन में मतलब कि मार्च कर रहे थे, चल रहे थे और ऑफर कर रहे थे ट्रिब्यूट टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जैसे वो चलते जा रहे थे। फिर वो रिकॉल करते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में एक फीमेल फिगर को वो पर्सनिफाई करते हैं। जैसे इंडिया में हम भारत माता को पर्सनिफाई करते हैं, वैसे ही वहां फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे भी एक पर्सनिफिकेशन दिया गया था एज एक फीमेल फिगर को। वहां पे वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि फीमेल फिगर द टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट वो एक हाथ में है पकड़ी है और एक और हाथ में उनके उनके पास मनुष्य के राइट्स है। फिर नीचे में जो शैटर्ड इमेजेस है, जो रिमेन्स है, वो एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस को दिखाते हैं। वो एब्सोल्यूट गवर्नमेंट एक ऐसा गवर्नमेंट होता है जिस पर कोई पावर का रोक नहीं होता है, वो कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काम नहीं करता है। वो गवर्नमेंट सेंट्रलाइज्ड होता है और उसके पास मिलिट्री पावर पूरी होती है। अब हमें सोरियो के यूथोपियन विजन के बारे में पता चलता है। यूथोपियन विजन से ये मतलब है कि एक ऐसा विजन ऑफ सोसाइटी जो कि एक्चुअली में एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती है। तो उसका यूथोपियन विजन ये था कि यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को पार कर ऑलरेडी नेशन स्टेट्स बन चुके थे और फ्रांस वहां पे जस्ट पहुंचा था, मतलब वो नेशन स्टेट बनने वाला था। और जर्मनी की यहाँ बात हुई है, जो उस वक्त तक जर्मनी का कोई नाम ही नहीं था, कोई ऐसा देश ही एग्जिस्ट नहीं करता था। लेकिन सोरियो ऐसा विजुलाइज कर चुका था और उसका विजुलाइजेशन सही हुआ, तो जर्मन स्पीकिंग पीपल नेशन स्टेट बने बाद में। और फिर फॉलोइंग द जर्मन पीपल आर द पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया, द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया। फ्रॉम द हेवेंस अबव क्रिस्ट, सेंट्स एंड एंजल गेज अपॉन द सीन। तो ऐसा उसमें विजुलाइज हुआ कि भगवान कृष्ण और सेंट्स एंजल्स वहां ऊपर से ये सीन को देख रहे हैं। ये सिंबलाइज करता था फ्रेटर्नी अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे हमें नेशन स्टेट के कंसेप्ट को बताया गया है। नेशन स्टेट क्या होता है, ये बहुत जरूरी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आइए हम बताते हैं कि क्या है नेशन स्टेट। नेशन स्टेट का ये मतलब है कि सिटीजन्स ऑफ अ नेशन एंजॉय अ सेंस ऑफ कलेक्टिंग बिलोंगिंगनेस एंड कॉमन आइडेंटिटी। ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है कि कॉमन आइडेंटिटी, कॉमन कल्चर, कॉमन हिस्ट्री, ये सब हो। इट इज इन्वॉल्व फ्रॉम इधर कॉमन हिस्ट्री एंड आइडेंटिटी, स्ट्रगल्स, डिसेंट और एक्शन ऑफ लीडर। यहाँ पे अर्नेस्ट रेनान ने बताया है व्हाट इज अ नेशन स्टेट। तो ये एक बार आप पढ़ ले और जितने भी वर्ड है जैसे कि प्लेबिसाइट, ये सब भी पढ़ ले क्योंकि ये 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है आपका। फिर हमारा टॉपिक है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर ही पहला एक्सप्रेशन आया था नेशनलिज्म का। तो इसके अंदर फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पावर ट्रांसफर हो गया था सोवेरेनिटी से फ्रॉम द मोनार्की टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स। मतलब कि जैसे राजा महाराजा थे, उनसे पावर लेकर कॉमन पीपल तक पावर को पहुंचा दिया गया था। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कारण क्या क्या चेंजेस आए, ये अब हम जानेंगे। France was under absolute monarchy in 1789. The revolution transferred the sovereignty from the monarchy to the French people. ये ऐसे मैंने बताया। और फिर आइडियाज ऑफ लॉ पैट्री एंड ली सिटोयन एडॉप्टेड। लॉ पैट्री मतलब द फादरहुड और ली सिटोयन मतलब द सिटीजन। फिर नया फ्लैग आ चुका था, द ट्राई कलर एडॉप्टेड रिप्लेसिंग द रॉयल स्टैंडर्ड। फिर स्टेट जनरल्स इलेक्शन होने लगा और सिटीजन्स रीनेम कर दिए द नेशनल असेंबली को और एक सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम स्टैब्लिश हो गया। इंटरनल जितने भी कस्टम ड्यूटीज थे सब एबॉलिश हो गए और यूनिफॉर्म वेट्स और मेजर्स एडॉप्ट हो गए। फ्रेंच बिकेम द लैंग्वेज ऑफ द नेशन और फ्रेंच आर्मीज मूव्ड इनटू हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड इटली इन द 1790s with a promise of the liberating the people from their despotic rulers. फिर फ्रांस का राजा नेपोलियन बन गया। नेपोलियन फ्रांस में 1799 से 1815 तक रूल किया। उसके बीच उसके पास एब्सोल्यूट पावर्स थी और वो सिविल कोड, जिसे हम नेपोलियनिक कोड भी बोलते हैं, 1804 में लाया। इस कोड के अंदर वो स्टैब्लिश किया इक्वालिटी बिफोर लॉ। वो एबॉलिश किया ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। वो पीपल को ग्रांट किया राइट टू प्रॉपर्टी और सिंप्लीफाई कर दिया एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को। वो फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशंस को एबॉलिश कर दिया और पीजेंट्स को
फ्री कर दिया फ्रॉम सर्फडम, मतलब कि गुलामी से। और फिर वो रिमूव किया रिस्ट्रिक्शन ऑन गिल्ड्स, ट्रेड गिल्ड्स इन टाउन, और इंप्रूव कर दिया ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को। ये मेजर चेंजेस थी जो नेपोलियन लाया, और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग नेपोलियन से खुश थे, बाद में वो लोग उसका विरोध करने लग गए, और वो कारण जिसके चलते वो विरोध कर रहे थे वो थे नेपोलियन का टैक्स बढ़ा देना और सेंसरशिप को लाना, जिसके कारण लोग उसके अथॉरिटी के खिलाफ कुछ भी प्रिंट मीडिया और बुक्स में लिख नहीं पा रहे थे। साथ ही साथ वो लोगों को जबरदस्ती भर्ती आर्मी में भर्ती कर रहा था ताकि उसके आर्मी बढ़े और वो टेरिटरीज में कब्जा कर सके, और वो रिस्ट्रिक्शन ला दिया था पीपल के फ्रीडम पर। फिर पीपल को रियलाइज होने लग गया कि उनके एडमिनिस्ट्रेटिव जो चेंजेस आए हैं वो पॉलिटिकल फ्रीडम के साथ ही साथ नहीं चल रहे, उनका पॉलिटिकल फ्रीडम छीन लिया। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डेट्स है ये आप पेपर समझ ले। यहाँ पे यूनिफिकेशन ऑफ इटली और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का डेट आपको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है। फिर हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो अगर आप मिड 18th सेंचुरी का यूरोप का मैप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पे कोई नेशन स्टेट नहीं था। जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड में डच और कैंटोन के रूलर अपना अपना टेरिटरी रूल कर रहे थे, और ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज थे जो अपना डाइवर्सली रहते थे बहुत। तो आगे हमें ये पता चलता है कि एक कलेक्टिव आइडेंटिटी और कॉमन कल्चर नहीं मिल रहा था, जो कि नेशन स्टेट का कंसेप्ट के लिए बहुत जरूरी था। इसका एक एग्जांपल है द हैब्सबर्ग एम्पायर का, जहां जो ऑस्ट्रेलिया और हंगरी में था, और वहां पे बहुत डिफरेंट रूलर्स और थे जो रूल कर रहे थे, अलग अलग टेरिटरी और अलग अलग भाषा बोलते थे। तो इस सबसे हमको ये पता चलता है कि नेशन स्टेट का कंसेप्ट नहीं इमर्ज हो रहा था। और अब हम जानेंगे द एरिस्टोक्रेसी और नया मिडिल क्लास के बारे में। तो यूरोप इस वक्त तक दो कैटेगरी में डिवाइडेड था। एक तो अल्ट्रा राइस पीपल थे जिसे हम एरिस्टोक्रेसी बोलते थे, और एक पुअर पीपल थे जो पीजेंट्री थे। जो एरिस्टोक्रेसी थे वो लैंड ओनिंग क्लास थे, वो कम तादाद में थे और डोमिनेट करते थे यूरोप में, और सोशली और पॉलिटिकली वो उनका डोमिनेंस ज्यादा था। वो फ्रेंच बोलते थे और हाई क्लास हाई सोसाइटी में रहते थे, उनके फैमिली कनेक्टेड थे थ्रू मैरिज। फिर जो पीजेंट्स थे, पीजेंट्स टीनेंट्स और स्मॉल लैंड ओनर्स थे, और वो सर्फडम यानी गुलामी टाइप काम करते थे। वो लैंड को कल्टीवेट करते थे और एरिस्टोक्रेटिक लॉर्ड्स के लिए काम करते थे। फिर ग्रोथ ऑफ ट्रेड और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हुआ, जिसके कारण एक नया क्लास उभर के निकला, वो था एक नया मिडिल क्लास। और मिडिल क्लास के चलते ही पॉपुलराइज हुआ आइडिया नेशनलिज्म का, और ये एबॉलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेसी के लिए फायदेमंद हुआ, जिसके कारण नेशन स्टेट का कंसेप्ट फिर से जन्म लेना स्टार्ट हुआ। अब हम अपना नया टॉपिक लिबरल नेशनलिज्म में जानेंगे, इसका क्या मतलब है। तो लिबरलिज्म एक लैटिन वर्ड लिबर से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है फ्री। और फॉर न्यू मिडिल क्लासेस लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल और इक्वालिटी बिफोर लॉ। इसका हम तीन तरह से मतलब जानेंगे, एक पॉलिटिकली, सोशली और एक इकोनॉमिकली। तो पॉलिटिकली इसका मतलब होता है गवर्नमेंट बाय कंसेंट, मतलब कि सब लोगों की सहमति से एक गवर्नमेंट बने। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में लिबरलिज्म का मतलब था कि एंड हो ऑटोक्रेसी का और क्लेरिकल प्रिविलेजेस सब खत्म हो जाए, और एक कॉन्स्टिट्यूशन हो और एक पार्लियामेंट भी। लेकिन फिर भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे सब लोगों को वोट देने का हक नहीं था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे नेपोलियनिक कोड था, जिसके कारण मेन विदाउट प्रॉपर्टी एंड वुमेन वेयर डिनाइड राइट टू वोट, और वुमेन वेयर मेड सब्जेक्ट टू अथॉरिटी ऑफ मेन, जो कि अच्छा नहीं था। फिर आगे चलते हम इसका इकोनॉमिक स्फीयर जानेंगे। इकोनॉमिकली इसका ये मतलब था कि इट स्टूड फॉर द एबॉलिशन ऑफ ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय द स्टेट। तो स्टेट्स का जो जितना भी नेपोलियन रिस्ट्रिक्शन लाया था ट्रेड में, उसके खिलाफ ये स्टूड करता था लिबरलिज्म में। और सोशली इसका ये मतलब था कि लिबरल सपोर्टेड द एबॉलिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन बर्थ। जितने भी प्रिविलेजेस मिलते थे क्लर्क वाले लोगों को, वो एबॉलिश हो जाए सब। इसका ये सोशली मतलब था। नेपोलियन का एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स के कारण ट्रेड इफेक्ट हुआ, और वो एक कन्फेडरेशन बनाया 39 स्टेट्स का, और हर एक जगह का अपना करेंसी वेट और मेजर रहा, जिसके कारण ये एक ऑब्स्टिकल सिद्ध हो गया इकोनॉमिक चेंज के लिए। और नया मिडिल क्लास को बहुत दिक्कत आई इसके कारण। इस दिक्कत के चलते एक कस्टम यूनियन फॉर्म हुआ जिसका नाम था ज़ोल्वेरिन, और ये फॉर्म इसको इनिशिएटिव लिया ये फॉर्म करने का प्रशिया, और फिर इसको कोई बहुत सारे जर्मन स्टेट्स ज्वाइन किए। इस ट्रेड यूनियन का मेन मकसद था, पहला मकसद था कि टैरिफ बैरियर जितना है वो सब हटा दे। फिर ये कस्टम यूनियंस जो करेंसी थी उसको 30 से 2 तक रिड्यूस करके ले आया। अब हम अपना नया टॉपिक अ न्यू कंजर्वेटिव सिस्टम आफ्टर 1850 स्टार्ट करेंगे। तो 1815 में नेपोलियन का हार हो गया था बैटल ऑफ वाटरलू में, और ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रेलिया मिलकर उसे हरा दिए थे। फिर एक नया कंजर्वेटिविज्म सिस्टम आया, जिसके अंदर प्रिजर्वेशन हुआ ऑफ ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी सच एज मोनार्की, चर्च, सोशल हायरार्कीज,
and family along with the modern changes introduced by the Napoleon. कंजर्वेटिज्म एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजिस्ट को जगाया जो नेपोलियन का डिफीट के बाद हुआ था। और फिर इसमें 1815 में एक ट्रीटी आया, ट्रीटी ऑफ वीना, या फिर उससे हम एक और नाम से जानते हैं जिसे कांग्रेस ऑफ वीना बोलते हैं। इसका चांसलर था ऑस्ट्रियन चांसलर था ड्यूक मेटरनिच। और वो लोग एक ट्रीटी साइन किया जो कि बहुत ह्यूमिलेटिंग था फ्रांस के लिए। उसके अकॉर्डिंग वो रिस्टोर कर दिया मोनार्की को, और नेपोलियन को तो ओवरथ्रो कर ही दिया था। इसके कुछ सॉलिड फीचर्स भी थे। बॉर्बन डायनेस्टी जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे ओवरथ्रो हो गया था, उसे फिर से पावर में लिया गया था और फ्रांस को उसके टेरिटरी से हटा दिया गया था। फिर किंगडम ऑफ नेदरलैंड्स व्हिच इंक्लूडेड बेल्जियम वाज सेट अप इन द नॉर्थ एंड जेनोवा वाज सेट अप इन द साउथ फ्रॉम प्रिवेंटिंग फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। और प्रशिया को नए टेरिटरीज मिले थे इंक्लूडिंग अ पोर्शन ऑफ सैक्सोनी। फिर ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली में कंट्रोल मिल गया और रशिया को पोलैंड मिल गया। और नेपोलियन का जो कॉन्फेडरेशन था 39 स्टेट्स का, वो अनटच्ड रह गया। ये सब था आपका सॉलिड फीचर्स ऑफ ट्रीटी ऑफ वीना। ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और ड्यूक मेटरनिच का नाम भी। जो कंजर्वेटिव रिजीम थे 1815 में, वो लोग ऑटोक्रेटिक थे, वो टॉलरेट नहीं करते क्रिटिसिज्म, और वो लोग का सहमति अगर कोई नहीं देता तो वो उसे भी टॉलरेट नहीं करते। वो अडॉप्ट किए सेंसरशिप फॉर प्रेस, और लिबरल्स का आइडिया को वो फैलने नहीं दिए। फिर वो डिस्करेज कर दिए क्वेश्चंस दैट चैलेंज देयर लेजिटिमिटी। तो ये सब था कंजर्वेटिज्म के बारे में। फिर हमारा टॉपिक है द रिवॉल्यूशनरीज। जो रिवॉल्यूशनरीज थे वो लिबरलिज्म का आइडिया को उठाने और कंजर्वेटिज्म के खिलाफ लड़ने आए थे 19th सेंचुरी में। वो बहुत सारे सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म किए जिसका एम था ट्रेनिंग द रिवॉल्यूशनरीज एंड स्प्रेडिंग द आइडियाज थ्रू आउट यूरोप, अपोजिंग मोनार्कियल गवर्नमेंट्स established after the Vienna Congress of 1815, fighting for liberty and freedom from autocratic rule, और emphasizing the idea of creation of nation state। ये उनका एम था। फिर गुस्सीपी मजानी नाम का एक इटालियन रिवॉल्यूशनरी उभर के आया। वो जिनेवा में जन्म लिया था 1807 में, और वो एक सीक्रेट सोसाइटी कार्बोनरी का सदस्य बना। वो 1831 में एग्जाइल में सेंड हो गया था क्योंकि वो एक अटेम्प्ट लिया था एक रिवॉल्यूशन कराने के लिए लिगुरिया में। वो फाउंडर भी था यंग इटली एट मार्सलेस का और यंग इटली एट बर्न का। फिर वो बिलीव करता था यूनिफिकेशन ऑफ इटली में इनटू अ रिपब्लिक। वो मोस्ट फिरोशियस एनिमी था मोनार्कियल गवर्नमेंट का और एक कंजर्वेटिव रिजीम के खिलाफ था वो। और इसी के कारण मेटरनिच जो चांसलर थे ऑस्ट्रिया के, वो उसको डिस्क्राइब करते एज मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ हिज सोशल ऑर्डर। अब हम पढ़ेंगे द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस। 1830 से 1848 के बीच में बहुत सारे रिवॉल्यूशंस हुए। इसमें इटालियन और जर्मन स्टेट्स थे और प्रोविंस था ये सब ओटोमन एम्पायर का। आयरलैंड और पोलैंड में ज्यादातर ऐसा रिवॉल्यूशन एक्सपीरियंस हुआ। और ये रिवॉल्यूशंस जो करा रहे थे ये ज्यादातर प्रोफेसर, स्कूल टीचर्स, क्लर्क और मेंबर थे कमर्शियल मिडिल क्लास के। तो हमें यहाँ पे दो टाइप का रिवॉल्यूशन पढ़ना है, एक जुलाई रिवॉल्यूशन हुआ और एक ग्रीक रिवॉल्यूशन। जुलाई रिवॉल्यूशन में बॉर्बन किंग्स जो थे, जुलाई रिवॉल्यूशन के कारण बॉर्बन किंग्स को फिर से हटा दिया गया था रूल करने से और लिबरल रिवॉल्यूशनरीज का पास आ गया था पावर। और इसके हेड बन गए थे लुइस फिलिपी कंस्टिट्यूशनल मोनार्की के। और इसका एक और पॉइंट था कि बेल्जियम जो था वो ब्रोक हो गया था यूनाइटेड किंगडम से अवे, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से वो हट गया था। फिर ग्रीक रिवॉल्यूशन हुआ। ग्रीस को दूसरे ग्रीक्स पीपल का साथ मिला जो कि एक्साइल में रह रहे थे, और बहुत सारे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जिनको ग्रीक कल्चर के प्रति सिंपैथी था वो भी उनका साथ दिए। पोएट्स और आर्टिस्ट लैंडेड ग्रीस एज अ क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन और मोबिलाइज किए पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट ग्रीस एंड इट्स स्ट्रगल अगेंस्ट अ मुस्लिम एम्पायर। फिर पोएट जो लॉर्ड बायरन पोएट थे वो फंड ऑर्गेनाइज किए और फिर बाद में वो खुद चले गए वॉर लड़ने के लिए, और वहीं पे वो डाई हो गए फीवर के कारण 1824 में मर गए। फाइनली ग्रीक का स्ट्रगल के कारण ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 में साइन हुआ जो कि ग्रीक को एक इंडिपेंडेंट नेशन बना दिया। अब हम जानेंगे द रोमांटिक इमेजिनेशन और नेशनल फीलिंग के बारे में। तो रोमांटिज्म 1830s का एक कल्चरल मूवमेंट था that rejected science and reason and introduced heart and emotion. The concern of the romantics was to create a sense of shared collective heritage and a common cultural past for arousing nationalism. और जो रोमांटिज्म थे वो जर्मन फिलोसोफर जो हार्ड गॉडफ्राइड हर्डर के साथ हुआ था शुरुआत। फिर वो उनका ये कहना था, वो ये मानते थे कि ट्रू जर्मन जो थे वो डिस्कवर कर सकते अमंग कॉमन पीपल जिन्हें वो दास वॉल्क बुलाते थे थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ फोक ट्रेडिशंस। और वो एम्फेसाइज किए थे ऑन वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस में जो कि लोकल लैंग्वेजेस थे एंड फोकलोर फॉर कन्वेइंग देयर आइडियाज टू इलिटरेट मासेस।
इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कारोल कुरपेंजी का, जो कि नेशनल स्ट्रगल को अपना ओपेराज और म्यूजिक और फोक डांस से सेलिब्रेट करते थे। उनका फोक डांस का नाम था पोलानीस और मजुरका, जो कि नेशनलिस्ट सिंबल्स था। फिर हमें यह पता चलता है कि लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया था नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को जगाने में। आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन, द पोलिश लैंग्वेज वाज फोर्स्ड आउट ऑफ द स्कूल्स और रशियन लैंग्वेजेस वे इम्पोज्ड एवरीवेयर। लेकिन फिर पोलैंड का ये एक स्ट्रगल हुआ और फिर पोलिश केम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। अब हम हंगर, हार्डशिप और पॉपुलर रिवोल्ट के बारे में जानेंगे। 1830s में यूरोपियंस को ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप का सामना करना पड़ा और यूरोप में 19th सेंचुरी के पहले हाफ में पॉपुलेशन खूब बढ़ गया था। लोग बेरोजगार होते चल गए और जॉब्स कम पड़ गए, और इसी के कारण जो गांव के लोग थे वो सिटीज में आके बसने लगे, जिसके कारण स्लम एरियाज बढ़ने लग गए और इंग्लैंड से सस्ता सामान आने लग गया, जिसके कारण जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे उनका बिजनेस ठप हो गया। फिर जो पीजेंट्स थे उन्हें भी सफर करना पड़ा बर्डन फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशंस का, और इसी कारण यूरोप में बहुत स्ट्रगल हुआ। जो एरिस्टोक्रेसी थे उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और वो एंजॉय करते रहे। फिर एक खराब साल आया हार्वेस्ट का, जिसके कारण फूड प्राइसेस जो थे वो भी बढ़ गए और पुअरर का जिंदगी बहुत खराब हो गया। फिर 1848 का टाइम पे फ्रांस में वाइड स्प्रेड फूड शॉर्टेज हुआ और अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत बढ़ गया। इसके कारण लोग गुस्सा हो गए और रोड पे उतर आए रिवोल्ट करने के लिए, और लुइस फिलिपी को वहां से भागना पड़ गया। वो हेड थे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के। जैसे वो भाग गए, लोगों के हाथ में पावर आ गया और वो नेशनल असेंबली बना दिए, और नेशनल असेंबली जितने भी मेल थे अबव 21 ईयर्स ऑफ एज उन्हें राइट दिया वोट करने का, और राइट टू वर्क भी उन्हें गारंटी किया। नेशनल असेंबली वर्कशॉप्स प्रोवाइड किया एम्प्लॉयमेंट देने के लिए। और यहाँ पे अब हमें एक केस स्टडी मिला है, 1845 का ये बात है, सिलेस्ट्रिया में, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स जो थे वो वीवर्स को जॉब दिए और फिर उनका वेज कम कर दिए, रिड्यूस देयर पेमेंट। और ये विल्हेम वुल्फ डिस्क्राइब किया है कि इसके कारण जो वीवर्स थे वो रिवोल्ट पे आ गए, और वो रिवोल्ट कर रहे थे तो वो जो कॉन्ट्रैक्टर था वो भाग गया वहां से, वो भाग गया और फिर वो आर्मी के साथ लौटा और 11 को वीवर्स को मार दिया। अब हम द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स के बारे में जानेंगे। तो जो फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ था 1848 में एडुकेटेड मिडिल क्लास के द्वारा, उसे देख यूरोप में और भी जो दूसरे जगह थे वहां के लोग इंस्पायर हुए, और जर्मन में जो लोग रहते थे वहां पे पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनना स्टार्ट हो गए, और वो मिडिल क्लास लोगों के द्वारा किया गया, जिसमें प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन और प्रॉस्पेरस आर्टिशियंस आते थे। और यहाँ का पार्लियामेंट था फ्रैंकफर्ट, तो फ्रैंकफर्ट में ये लोग डिसाइड किए ऑल जर्मन नेशनल पार्टी को वोट देने के लिए, और 18 मई 1848 में 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे इनके, जो कि अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किए, और इनका कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की पे। और इनका जो डिमांड्स था, ये गए अपना डिमांड्स लेके प्रशिया के किंग के पास, और प्रशिया के किंग इन्हें रिजेक्ट कर दिए। उनका नाम था फ्रेडरिच विल्हेम फोर। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में ज्यादातर लोग मिडिल क्लास लोग थे, तो जब किंग ने उनका बात को नकार दिया, उसके कारण लोग गुस्सा में आ गए और रिवोल्ट होने लग गया वहां पे। तो अल्टीमेटली किंग को ट्रूप्स को बुलाना पड़ा इसे रोकने के लिए, और असेंबली पूरा डिसबैंड हो गया। फिर लिबरल मूवमेंट हुआ वुमेन्स का राइट के लिए। वुमेन्स लोग सिर्फ ये सब ऑब्जर्व कर रही थी और उनका कोई रोल नहीं था फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में, लेकिन फिर वुमेन्स इसे अपोज करना स्टार्ट कर दी और अपना ओपिनियन देने लगे थ्रू न्यूज़पेपर, और फॉर्मिंग करने लगे पॉलिटिकल एसोसिएशंस को, और पब्लिक मीटिंग भी ऑर्गेनाइज करने लग गई। इन पीपल को हम फेमिनिस्ट बुलाते हैं, ये आप याद रखिए, एग्जाम में आ सकता है फेमिनिस्ट। फिर इनका राइट टू वोट तो डिनाई कर दिया गया था, लेकिन इनका मूवमेंट के चलते कुछ किंग्स को छूट देना पड़ गया, और ये छूट थे। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसमें 1 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स में से क्वेश्चन आ सकता है। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। जो नेशनलिस्ट का सेंटिमेंट्स था, वो कंजर्वेटिव्स लोग उसे इस्तेमाल कर अपना पॉलिटिकल डोमिनेंस यूरोप के ऊपर अपना एस्टैब्लिश करना चाहते थे। तो जो मिडिल क्लास लोग थे वो तो पहले ही लड़ाई कर चुके थे एक नेशनल यूनिफिकेशन के लिए, और उनको साथ मिल गया अभी प्रशिया के लार्ज लैंड ओनर्स, जिन्हें हम जंकर शॉप प्रशिया भी कहते हैं, वो पहले ही
एक लड़ाई कर रहे थे नेशनल बिल्डिंग एक्ट्स के खिलाफ, और उसे वो रिप्रेस कर दिए थे कॉम्बाइंड फोर्सेस ऑफ मोनार्की और मिलिट्री के साथ मिलकर। तो प्रशिया नेशनल यूनिफिकेशन का लीडरशिप लिया, और इसका जो मेन आर्किटेक्ट था, जो चीफ मिनिस्टर था प्रशिया का, वो इसका मेन आर्किटेक्ट था, जिसका नाम था ओटो वॉन बिस्मार्क। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसका लीडिंग रोल था नेशन बिल्डिंग के लिए। और प्रशिया जो था वो 3 लड़ाई लड़ा, 7 साल लगातार ये लड़ाई चला। और ये जो 3 वार हुआ, ये ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के अगेंस्ट में था। और ये 3 लड़ाई के बाद जब प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी जो था वो कंप्लीट हो गया था, तो जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया था 18 जनवरी 1871, ये डेट आप याद रखिएगा, इसमें नया जर्मन एम्पायर बना, और इसका नया जो किंग था, जो एम्परर बना, वो था केसार विलियम वन। और ये सब हुआ था हॉल ऑफ मिरर्स इन द पैलेस ऑफ वर्सलेस में। और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का ये आउटकम निकला कि जो नए राजा बने केसार विलियम वन, वो स्ट्रॉन्ग इम्फेसिस दिए करेंसी, बैंकिंग सिस्टम और लीगल और जुडिशियल सिस्टम को एक मॉडर्नाइज करने में। और जो प्रशिया का जो मेजर्स था वो जर्मनी के लिए एक मॉडल बन गया। अब हम यूनिफिकेशन ऑफ इटली के बारे में जानेंगे। तो इटली के यूनिफिकेशन में 4 लोगों का प्रमुख योगदान था। गुसिसिपी मजानी, चीफ मिनिस्टर केबोर, गुसिसिपी गरिबल्दी और विक्टर इमानुएल टू, जो कि राजा बने। तो 19वीं सेंचुरी के वक्त में इटली 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था, और जो इटालियन प्रिंसली हाउस थे, जो मतलब इटालियन जो बिलोंग करते थे, वो एक ही जगह था, सार्डिनिया पिडमोंट। और जो नॉर्दर्न पार्ट था वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग रूल कर रहे थे। सेंटर में पोप का रूल था, और सदर्न रीजन में बॉर्बन किंग्स ऑफ स्पेन का रूल था। तो इटालियन लैंग्वेज भी था, वो भी कॉमन फॉर्म एक्वायर नहीं कर रहा था, उसके भी बहुत सारे रीजनल और लोकल वेरिएशंस थे। तो जो गुस्सिपी मजानी है, उसका ये रोल था कि वो इनिशिएट किया था प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन को, और 1830s में वो स्टैब्लिश किया था सीक्रेट सोसाइटी ऑफ यंग इटली को। लेकिन उसका रिवॉल्यूशनरी अपराइजिंग जो था वो फेल हो गया था 1831 में। तो इसके बाद सब जिम्मेदारी राजा विक्टर इमानुएल टू पे आ गई थी, और वो अपना जिम्मेदारी अपने चीफ मिनिस्टर केबोर को दे दिया। तो केबोर एक रिवॉल्यूशनरी भी नहीं थे और एक डेमोक्रेट भी नहीं थे, लेकिन वो एक वेल्दी और एजुकेटेड मेंबर में से थे, जो इटालियन एलाइट में थे, और वो फ्रेंच ज्यादा अच्छा बोलते थे इटालियन लैंग्वेज से। तो वो क्या किए, वो एक अलायंस बनाए, और फ्रांस के साथ मिलकर वो सर्डेनिया पिडमोंट फ्रांस के साथ मिल गए। तो वो ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हरा दिए 1859 में, और वहां पे वो फिर अपना राज फैला दिए। इस सब के बाद गुसिसिपी गरिबल्दी का रोल आया, जो एक लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलंटियर्स को ले गए और 1860 में मार्च कर गए किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज के अंदर और पेपल स्टेट्स के अंदर। फिर वहां पे वो लोकल पीजेंट्स का सपोर्ट लिए और स्पेनिश रूलर्स को भगा दिए। तो इसके बाद किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज जो सदर्न इटली में था और पेपल स्टेट्स सब मर्ज कर गया एक किंगडम के अंदर, और एक राजा वहां पे बन गए जो कि थे विक्टर इमानुएल। विक्टर इमानुएल टू के राजा बनने के बाद कुछ कुछ लोग ऐसे थे जो पीजेंट्स लोग थे, उन्हें ये भी नहीं पता था कि एक इटालिया कुछ होता है वर्ड, और वो ये समझने लग गए कि ला टालिया विक्टर इमानुएल की पत्नी का नाम है। अब हम द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन के बारे में जानेंगे। तो ब्रिटेन का केस इसलिए स्ट्रेंज था क्योंकि वहां पे कोई भी लड़ाई और रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था, और वो एक बहुत लंबा प्रोसेस था जिसके कारण ब्रिटेन एक नेशन स्टेट बना। आपके लिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है, सडन अपीवल और रिवॉल्यूशन। तो हम ये जानेंगे कि ब्रिटिश आइलैंड्स जो था वो एथनिक था, और वहां पे इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट और आयरिश बहुत विभिन्न तरह के लोग रहते थे। वहां पे उनका अपना कल्चर और ट्रेडिशंस था, और जैसे ही इंग्लिश लोग पावर में आए तो अपना इन्फ्लुएंस दूसरे आइलैंड्स की तरफ बढ़ाने लग गए। इंग्लिश पार्लियामेंट जो था वो 1868 में मोनार्की से अपना पावर ले चुका था, तो उसके कारण वो इन्फ्लुएंस अपना बढ़ाने लगे दूसरे जगहों पे, और स्कॉटलैंड उसके कारण दब गया। तो द एक्ट ऑफ यूनियन साइन हुआ है 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में, जिसके कारण यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन फॉर्म हो गया। तो जैसे ही इंग्लिश पावर में आ गया, उसके कारण जो कैथोलिक क्लैंस ऑफ इनहैबिटेड थे स्कॉटिश हाइलैंड्स के, वो टेरिबल रिप्रेशन को सफर कर गए, और इसके कारण जो स्कॉटिश पीपल थे उन्हें अपना गेलिक जो उनका नेशनल लैंग्वेज था वो उसे स्पीक करने से उन्हें रोक दिया जा रहा था, और बहुत सारे को तो अपने घरों से भी बेघर कर दिया गया था, और अपना नेशनल ड्रेस भी वो नहीं पहन सक रहे थे। और आयरलैंड के साथ भी यही सेम चीज हुआ।
जो आयरलैंड का देश था वो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स में डिवाइडेड था। तो इंग्लैंड क्या किया, वो प्रोटेस्टेंट्स का साथ दे दिया और कैथोलिक कंट्री जो था आयरलैंड वो दब गया और वो ब्रिटिश डोमिनेंस के कारण सप्रेस हो गया। जो वुल्फटन थे जो इसे लीड कर रहे थे आयरलैंड को ब्रिटिश के खिलाफ, तो वुल्फटन और उनके यूनाइटेड आयरिशमैन को फोर्सिबली इनकॉर्पोरेट करना पड़ गया यूनाइटेड किंगडम में 1801 में, और एक नया ब्रिटिश नेशन बन गया थ्रू द प्रोपेगेशन ऑफ अ डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर। और जो नया ब्रिटेन बना उसका सिंबल था ब्रिटिश फ्लैग यूनियन जैक और नेशनल एंथम था गॉड सेव अवर नोबल किंग। तो हम इसमें देख सकते हैं ब्रिटिश लोग कितना चालाक था। अब हम विजुअलाइजिंग द नेशन के बारे में जानेंगे। तो 18th और 19th सेंचुरी में आर्टिस्ट लोग एक तरीका ले आए थे जिससे कि वो एक नेशन को पर्सोनिफाई कर सके, और ये रिप्रेजेंटेशन ऐसा था कि लगता था कि वो नेशन एक पर्सन है। जैसे इंडिया में हम भारत माता को पर्सोनिफाई करते हैं, वैसे ही ये पर्सोनिफिकेशन एक फीमेल फिगर के ऊपर था, और फीमेल फिगर कोई असली वुमेन नहीं थी रियल लाइफ में। ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया था और ये एल्गरी था नेशन का। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे ये जो फीमेल एल्गरी था ये लिबर्टी, जस्टिस और रिपब्लिक के लिए स्टैंड होता था। फिर हमें इसका नाम यहाँ पे दिया हुआ है कि इन फ्रांस ये क्रिश्चियन नेम के ऊपर था जिसका नाम था मेरियाना, और जो मेरियाना थी वो लिबर्टी और रिपब्लिक के लिए स्टैंड होती थी। फिर हमें जर्मनी के बारे में बताया हुआ है कि जर्मन नेशन में जर्मेनिया नाम की एक एल्गरी थी और वो ओक लीव्स पहनती थी जो कि स्टैंड होता था हीरोइज्म के लिए। यहाँ पे हमें एल्गरी का मतलब दिया हुआ है जो कि 1 मार्क्स में आ सकता है, और यहाँ पे जितने भी मीनिंग और सिंबल्स दिए हुए ये आप एक बार पढ़ लें क्योंकि ये 1 मार्क्स में आने का इसका बहुत चांस है। अब हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म। इसमें हम सबसे पहले नेशनलिज्म का मतलब जानेंगे जो कि आप जानते होंगे, जो कि देश के प्रति प्रेम रखना होता है। और इंपीरियलिज्म का यह मतलब होता है कि जब एक रिच और पावरफुल कंट्री दूसरे कमजोर कंट्री के ऊपर अपना कब्जा जमा लेता है वो इंपीरियलिज्म होता है। तो बहुत सारे यूरोपियन पावर्स नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस को मैनिपुलेट किए और अपना इंपीरियलिस्ट एम्स जो था वो पूरा किए। और इसका हमें एग्जांपल दिखता है कि बाल्कन्स का, जो 1871 में एक नेशनलिस्ट टेंशन बन गया था। और बाल्कन्स रीजन में अभी का मॉडर्न डे में रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हेरेज़ेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मोंटेनेग्रो आता है। और इधर के इनहैबिटेंट्स को हम स्लाव्स बोलते थे। ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा जितने भी देशों का नाम है, क्योंकि ये एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा। बाल्कन्स ओटोमान अंपायर के अंदर आते थे। धीरे धीरे ये अपने ओटोमान अंपायर से डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो गया और ये इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने लग गया अपने आप को। बाल्कन्स जो अलग अलग जगह मैंने बताया आपको, यहाँ पे रिबेलियस नेशनलिटीज थे और ये अपने आप को इंडिपेंडेंट करने लग गया। तो ये जो बाल्कन्स था ये एक एरिया बन गया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट का। और यहाँ पे जो बड़े बड़े यूरोपियन देश थे जैसे कि रशिया, जर्मनी और इंग्लैंड और ऑस्ट्रो हंगरी, ये बहुत अपना पावर बढ़ाना चाहते थे और बाल्कन रीजन पे अपना कंट्रोल जमाना चाहते थे। तो इसके कारण फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में नेशनलिज्म अलाइन हो गया था इंपीरियलिज्म से, और इसी के कारण फिर एंटी इंपीरियल मूवमेंट्स होने लग गए और फिर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स जगने लगे लोगों में, और नेशन स्टेट्स के लिए फिर वो इंस्पायर हुए, जिसके कारण अ सेंस ऑफ कलेक्टिव नेशनल यूनिटी फिर से बना। और फिर अब हम जानेंगे कि नेशन स्टेट का कंसेप्ट नेचुरल और यूनिवर्सल हो गया है। तो ये था हमारा चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप। वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट कर बताएं, और आगे कौन सा टॉपिक फिर चैप्टर आपको पढ़ना है ये भी मुझे बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।